देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पल्लवी क्लिनिक के संचालिका डॉक्टर पार्वती राणे मैम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि अभी जो चल रही हालत जो चल रही है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स लोगों को काफी बढ़ रहा है। तो इस संदर्भ में आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, क्या डायग्नोसिस का प्रकार होता है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, आज कोरोना पिछले साल आ चुका है 2019 में, उसके कारण पेशेंट काफ़ी डरा हुआ है। अभी वैक्सीन ले चुका है पेशेंट। जिन्हें कोरोना हुआ है उन्होंने ओवरडोज मेडिसिन ली है, क्योंकि कोरोना के लिए अभी तक के कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं था। इस वजह से उसका बचाव और उसके लिए मेडिसिन, ये जो दोनों ट्रीटमेंट थे, इसमें काफ़ी किसी को फ़ायदा हुआ है और साथ ही साथ जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके अनुसार पेशेंट जिससे कोरोना हुआ है और जो कोरोना की वजह से परेशान है, एक तो डर है और दूसरा है उसका होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स के लिए अभी हम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है कि उसमें जो अंदर से उसकी दवाइयों के प्रति, डॉक्टर के प्रति और वातावरण के प्रति एक असमियत बरत रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि उसे हुआ क्या है, और उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना अभी हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हालत अभी काबू में आ रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है हमें उससे पूरी तरह से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। उसका पूरी दिनचर्या के अनुसार उसे क्या तकलीफ है, इसको हमें पता करना पड़ता है। तो अभी जो फिलहाल वातावरण शुरू है, उस अनुसार हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल हालत काफ़ी हमारे अनुसार है, क्योंकि पेशेंट जो है अभी हमारी सुन रहा है। लेकिन गलतियां ये हो रही है कि पेशेंट को जो भी तकलीफें हैं वो घबराहट के कारण, डर के कारण हमें बता नहीं पा रहा है, और जो बीमारी है उसके अंदर मौजूद है और वो बीमारी अंदर रहने के कारण बढ़ रही है। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और भी कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर के पास न आने के कारण वो अपने आप में बढ़ते जा रही हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका जब चेकअप करते हैं, जैसे आज एक पुलिसकर्मी आया मेरे पास, तो वो काफ़ी डरा हुआ था, उसे तकलीफ़ थी। तो चेकअप किया तो बोला, मैडम मैं कल हॉस्पिटल गया था, मैंने सलाइन लगाई, आप मुझे सलाइन लगा दो। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उसका प्रॉपर टेस्ट किया, उससे जानकारी ली। जब मैंने जैसे उसका शुगर देखा, उसका शुगर था 48। तो मुझे हमें ये भी बताइए, ऐसे पेशेंट जो पोस्ट कोविड एरा में देखा गया कि जिनको मॉर्बिडिटी है, जेनेटिक पेशेंट है, उनमें देखा गया कि आज भी वीकनेस है, इम्यूनिटी के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है, लो इम्यूनिटी के। इसमें हर तरह के, जैसे हार्ट से रिलेटेड जैसे ब्लॉकेजेस है, और इससे थ्रोम्बोसिस है, जो आर्टरी वेन्स में जो ब्लॉकेज आता है, कैपिलरी ब्लॉकेज जो आते हैं, ये काफी समस्या बढ़ती जा रही है। तो उसके डायग्नोसिस के लिए आप किस प्रकार का ट्रीटमेंट देते हो? क्या आपका क्या एग्जामिनेशन रहता है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं पल्लवी पंचकर्म के साथ साथ माधवबाग, दत्तबाड़ी माधवबाग की भी ओनर हूँ, और मैं फ्रेंचाइजी ओनर होने के अनुसार हार्ट पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ऐसा जो भी पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसे बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हम पहले उसका ECG करते हैं। साथ ही साथ TMT टेस्ट होता है, एक मशीन होती है ट्रेडमिल, उसमें हम उसे चलाकर उसके जो चलने के अनुसार उसकी जो स्लोप है वो बढ़ते जाता है, और उस अनुसार वो किस गति से, कितनी स्पीड से चलता है और उसके हार्ट में उसके क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके अनुसार उसका बीपी कितना रेज होता है, उसका हार्ट बीट कितना रेज होता है, उस अनुसार हम उसे डायग्नोस करते हैं कि उसे तकलीफ क्या है। और अगर उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उसे एंजियोग्राफी के लिए रिफ़र करते हैं,
और एंजियोग्राफी में अगर उसे ब्लॉकेजेस आते हैं तो ब्लॉकेजेस के अनुसार उसके हमारे क्राइटेरिया है, उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ठीक इसी तरह जैसे आपने कहा डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है, तो आप भी हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी। कोमॉर्बिडिटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है अभी सतत लॉकडाउन रहा है, उसके बाद में पेशेंट घर में रहने के अनुसार काफ़ी कुछ खाने पीने में आया है, उसने एक्सरसाइज कम किया है, वॉकिंग कम किया है, तो इसकी वजह से उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों का ज़्यादा प्रमाण में, यानी जो नहीं होना चाहिए था उसकी एज में, वो अभी उससे हुआ है। तो उस अनुसार उसे गाइड करना, प्रॉपर उसकी दिनचर्या बताना, उसके एक्सरसाइज बताना और साथ ही साथ उसको दवाइयाँ देना। और यदि उसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे पंचकर्म एडवाइस करना, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शोधन होता है और साथ ही साथ शोधन के अनुसार हम उसे न्यूट्रिशनल बलवर्धक दवाइयाँ भी देते हैं। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा हमें मिलता है कि जिसमें ज़्यादा तकलीफ है, तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस करके उसे हम पंचकर्म एडवाइस करते हैं और उस पंचकर्म के अनुसार जब हम उसका शमन चिकित्सा करते हैं, हमारा पंचकर्म होता है 8 दिन, 16 दिन और 30 दिन। कर्म बस्ती, योग बस्ती और काल पैटर्न, ऐसे हमारे पंचकर्म के बस्ती के प्रकार होते हैं। और जो पेशेंट है उसको उसके अनुसार हम उसे गाइड करते हैं कि देखिए आप ये करना है। और यदि पेशेंट हमारा सुनता है, हम उसके साथ में पंचकर्म के साथ में शमन चिकित्सा करते हैं और उसकी जो तकलीफ है उसको पूरी तरह से निजात में पाने में मदद करते हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स होते हैं, न्यू बॉडी सेल्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे हमारे 7 धातु है। और जो भी बीमारी है हम धातुगत उसका डायग्नोसिस करते हैं, निदान करते हैं। यदि वो रसगत है तो हमारे लिए बहुत आसान है उसका ट्रीटमेंट करना। रक्तगत है तो भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यदि व्याधि रोग मज्जागत हो जाता है, अस्थिगत हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। और आज हम कह सकते हैं कि यदि कोई डायबिटीज से ग्रसित है, यदि कोई स्पाइन डिसऑर्डर से ग्रसित है, यदि कोई डिजेनरेटिव डिजीज से ग्रसित है, तो उसके लिए हमें पंचकर्म करना आज बहुत आवश्यक है। यदि समय है तो पंचकर्म जरूर होना चाहिए। और आज हमारे देश को, हमारे विश्व को पंचकर्म की बहुत आवश्यकता है। और इस पंचकर्म की जागरूकता के लिए हमारे समाज ने आगे आना चाहिए। जो भी हमारे समाज में उच्च शिक्षित वर्ग है उसने इस कार्य में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये चिकित्सा हमारी भारत की चिकित्सा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति नंबर 1 है। लेकिन कुछ कारणवश हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आज हमारे विश्व में आयुर्वेद के लिए बहुत जन जागृति है। आज सभी जानते हैं कि केमिकल से बचाओ और हर्बल से लगाओ। यदि होता है तो जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है और वह काफ़ी समय तक अपनी बीमारी से आज़ाद हो सकता है। जैसे कि मैम आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, काफी लाइफस्टाइल टोटल बदल गई, डिसऑर्डर बढ़ गए, हाइड्रेशन के प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये काफी प्रॉब्लम आ रही है। उसका इम्पैक्ट उनके पूरे बॉडी पे हो रहा है, दिनचर्या पे हो रहा है। जंक फूड ज्यादा से ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, ये लोगों का अवेयरनेस नहीं है। तो आप हमें ये भी बताइए कि जो आपको पंचकर्म जो है, ये विधि जो है, इससे उनको कुछ लाभ हो सकता है कि यदि उन्होंने अडॉप्ट किया तो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी ऐसा है कि जो भी हम कह सकते हैं कि IT इंजीनियर ले लेते हैं, या तो फिर ऐसा भी क्लर्क जो घर में बैठ के काम कर रहा है, वो 8 से 10 घंटे सतत बैठा हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, उसका फिजिकल एक्टिविटीज 0 है, उसका सिर्फ मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। वो मेंटल वर्क कर रहा है कंप्यूटर के साथ। मेंटल वर्क करने की वजह से उसका दिमाग स्ट्रेस में है। साथ ही साथ जो उसका स्पाइन है, जो उसका गर्दन है, गर्दन की जो हड्डी है, उसमें उसको एक जैसे बैठे रहने की वजह से वहां पर स्टिफनेस आ रहा है। उसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं स्पॉन्डिलोसिस। या तो फिर उसके बाद में और एक स्टेज आती है उसके बाद में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस,
कि उसमें उसकी जो मसल्स है वो और जकड़ जाती है। वो मसल्स जकड़ जाने के कारण उसकी जो मूवमेंट्स है वो ठीक से नहीं हो पाती है, लेकिन अपना काम है उसे करना है। तो वो काम करने के साथ साथ उसमें चक्कर आने लगते हैं, उसके आंखों में तकलीफ होनी शुरू होती है। पंचकर्म के अंतर्गत आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ये हमारे 5 पंचकर्म है। यदि ये 5 पंचकर्म हमें करने होते हैं तो इसके अनुसार हमें पूर्व कर्म करने होते हैं। तो पूर्व कर्म और पंचकर्म, इसमें जो मिथ्या है, अगर ये मिथ्या ही अगर दूर हो जाए तो शायद हम बहुत आगे चले जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 26-27 मिनट का होगा, उसको एडिट करना।